हेलो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल में बिहार में बहावी आंदोलन और बिहार में 1857 की क्रांति के मुद्दे पर बात करेंगे। जहां से बिहार पीसीएस में एग्जामिनेशन में आपको कम से कम 3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। 4 भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3 क्वेश्चन पक्का रहता है, क्योंकि 1857 से 2 क्वेश्चन आपको बन जाता है। बहावी से 1 क्वेश्चन तो कम से कम बनेगा, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिहार में बहावी आंदोलन। तो आपको जैसा कि नाम से मैं बता दूं कि बिहार में जो बहावी आंदोलन है, इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है। 3 नाम है, जैसे एक बहावी आंदोलन तो है ही, दूसरा नाम बली उल्लाह आंदोलन भी इसको कहते हैं, बली उल्लाह आंदोलन। और तीसरा नाम है इसका तरीका ए मोहम्मदी, तरीका ए मोहम्मदी। यानी आप तीनों नाम में जानेंगे, लेकिन ज़्यादा नाम पॉपुलर है बहावी आंदोलन। तो आइए हम सबसे पहले बहावी आंदोलन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो बहावी आंदोलन है, इसके प्रणेता कहा जाए तो मोहम्मद इब्न अब्ल अल बहाव, नाम लास्ट में बहाव लगा हुआ है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मोहम्मद इब्न अब्ल अल बहाव, ठीक है ना, जो कि 1703 से 92 के बीच में इनके जितने भी शिष्य थे, ये उत्तर अफ्रीका से बहावी आंदोलन को नेतृत्व किए या शुरुआत किए। पहले समझ में आ गया। अब ये जो बहावी आंदोलन है, इसका मेन मोटो क्या था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इसके अंतर्गत जो है सुधार करना था, क्योंकि इसके अंतर्गत जो कट्टरपंथ था या इसके अंदर जो ब्यात कुरीतियाँ थी, इस कुरीतियों को दूर करना इनका मेन मोटो था। इसके अलावे जो है और भी अन्य मोटो इन्होंने बनाया था। जो पश्चात सभ्यताएं थी, पश्चात यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इसने यहाँ के मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डाले जा रहा था, तो उस प्रभाव से खुद को बचाना चाह रहे थे। तो इसी कड़ी में इस आंदोलन को शुरुआत की। तो मेन मोटो आपको समझ में आ गया। अब ये बहावी आंदोलन अगर देखा जाए तो भारत में खास करके पटना इसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। पटना के अलावे जो अगर देखिएगा तो रायबरेली से, चूंकि ये सर सैयद अहमद बरेलवी थे, तो इंडिया में सर सैयद अहमद बरेलवी साहब इसको नेतृत्व कर रहे थे। और पटना में आइएगा तो ये पटना का दौरा किए थे 1822 से 68 के बीच में। 46 वर्ष तक पटना इस आंदोलन का बहुत बड़ा सेंटर था। तो 1821 में सर सैयद अहमद बरेलवी साहब पटना आए थे। और जब ये पटना आए थे तो यहाँ पे पीर अली, इनायत अली, ऐसे कुछ परिवार वाले लोग थे जो बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और संपन्न परिवार थे। तो इनसे इन्होंने मुलाकात किया, और मुलाकात के क्रम में जो है पटना से सैनिक एवं आर्थिक केंद्र जो है इसको सहयोग मिलता रहा। तो पटना से सैनिक आर्थिक सहयोग मिला, और ये लोग जो आंदोलन नेतृत्व कर रहे थे, एक बालाकोट जगह है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1831 ईस्वी में वहाँ पे सिख से इसकी लड़ाई हो गई थी। ये एक और इस्लाम में सुधार करना चाह रहे थे, और उधर जो ब्रिटिश सत्ता थी वो इनको दबाने का प्रयास कर रहा था, अपने वेस्टर्न सभ्यता इनके ऊपर थोप रहा था। तो 1831 में रणजीत सिंह उस समय में लाहौर में या पंजाब में सिख राज के नेतृत्व कर रहे थे। तो लाहौर उनका एक हेडक्वार्टर था, तो इससे उनका टकराव होता है। इसी में सर सैयद अहमद बरेलवी साहब मारे जाते हैं। तो 1831 में जिस युद्ध में मारे जाते हैं उसका नाम है बालाकोट की लड़ाई में। अब इसके बाद जब ये मारे जाते हैं तो इंडिया से तो ये लीड कर रहे थे। तो अब इस समय में जो लीड करेंगे वो इनायत अली हो जाएगा और बिलायत अली, ये 2 पटना के रहने वाले हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, एक जगह बनाते हैं भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जिसका नाम है सितना। सितना क्या था, एक कबीलाई इलाका था। तो एक सेंटर वहाँ बनाता है, वहाँ से, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी लोग ब्रिटिश से लड़ाई कर सके या लड़ सके, ठीक है। एक सेंटर इसका पटना रहता है। तो पटना में फिर बिलायत अली 1844 ईस्वी में अपने 80 साथियों के साथ लाहौर यानी पटना से अफगानिस्तान वो जाना चाह रहे हैं। उसी कड़ी में क्या होता है कि अंग्रेज जो है वहाँ पे एक अंग्रेज रेजिडेंट लाहौर में रेजिडेंट है, उनका नाम लॉरेंस है। वो इन्हें क्या करता है, उसका हथियार वगैरह ले लेता है और इन्हें फिर से पटना लौटा देता है। लेकिन 10 साल बाद 1854 में बिलायत अली की मृत्यु हो जाती है। तो जब बिलायत अली की मृत्यु हो जाती है तो फिर इसके बाद जो है अन्य लोग, जैसे इनायत अली है, फिर इसके बाद इसके अन्य ही परिवार से आता है, अहमदुल्ला आता है, ये सब इसको नेतृत्व कर रहा है। अब एक मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है, ये अंतिम मुगल राजा है, वो भी बिलायत अली के शिष्य थे। वो भी क्या थे, बिलायत अली के शिष्य थे। अब देखिए, अब एक बालाकोट का युद्ध हुआ 1831, जिसमें सर सैयद अहमद बरेलवी साहब मारे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। फिर आगे चल के अंग्रेज को इस बात का पता लग जाता है कि आखिर ये इतना लंबा लड़ाई कैसे लड़ रहा है। तो उसे पता लगता है कि पटना इसके लिए एक आर्थिक केंद्र का काम करता है और एक सैनिक नेतृत्व का काम करता है। तो इस कड़ी में क्या करता है कि पटना से जो है इसके सप्लाई लाइन को ब्रेक कर देता है।
क्योंकि कई बार युद्ध होता है। 1852 में एक युद्ध होता है, एक 1858 में युद्ध होता है, एक 1863 में युद्ध होता है। तो इस सारे युद्ध में जो है बहावी विफल होता चला जाता है। तो जिसमें कि 1863 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो बहावी के विरुद्ध किया गया था, एक अम्बाला अभियान किया गया था। अम्बाला अभियान से पता लग गया था कि इसको आखिर सपोर्ट कहाँ से मिला था, पटना से ही सपोर्ट मिल रहा था। तब पटना में बहुत सारे लोगों को मुकदमा चलाया, उसको सश्रम कारावास किया। और जो मैंने अहमदुल्ला का नाम लिया, ये अहमदुल्ला को गिरफ्तार कर लिया 1864 में। और ये क्या हुआ, जब गिरफ्तारी हो गई तो इसको जो है काला पानी की सजा दे दी गई। अब काला पानी की सजा दे देगी तो इसका तो ठीक है। इसके बाद मुसलमान, और ये आंदोलन मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो मुसलमानों के द्वारा मुसलमान के लिए किया गया आंदोलन था, जिसका मूल मकसद क्या था, दारुल हर्ब मतलब दुश्मनों का देश, उसको दारुल इस्लाम में मतलब इस्लाम का देश बनाना था। ये इस बहावी आंदोलन का मेन मोटो था। और ये आंदोलन अंतिम में जाके समाप्त हो गया, और यानी अंग्रेजी के द्वारा, शासन के द्वारा इसको दबा दिया गया। लेकिन इस आंदोलन ने जाने अनजाने में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया। और यही बहावी आंदोलन थे जो विभिन्न जगह जो बच गए थे बहावी लोग, वो विभिन्न जगह 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए हैं। जिसमें कि इलाहाबाद में जितना भी नेतृत्व करता है, मुस्लिम का नाम देख रहे हैं, वो सब बहावी आंदोलन में लीड किए हुए लोग थे। तो उसको मौका की तलाश मिल गया 1857, वो जगह जगह से आंदोलन को नेतृत्व कर दिए। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को नाको चने चना दाव चबवा दिया था। एक लंबा प्रोसेस लग गया, 13 महीना 14 महीना लग गया था अंग्रेजों को 1857 की क्रांति को दबाने में। तो इसलिए इस आंदोलन में अगर देखा जाए तो कुछ असंतुष्ट लोग भी भाग लिए थे, यानी बहावी आंदोलन में, जैसे कि किसान लोग हैं, कारीगर लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, ये सब भाग लिए थे। अब इसमें एक दो फैक्चुअल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक दो फैक्चुअल नॉलेज ये है कि एक किताब है सीरात ए मुस्तकीन, इसमें जो कि फारसी ग्रंथी है, फारसी लैंग्वेज में है। इसको सर सैयद अहमद के विचारों को संकलित किया गया है, सर सैयद अहमद के विचार को संकलित किया गया है। सीरात ए मुस्तकीन नाम है, याद रखिएगा। और बहावी लोग जो आंदोलन के लोग थे, जो अनुयायी थे, वो अपने आप को अहले हदीस कहते थे। क्या कहते थे? अहले हदीस। और पटना से मैंने बता दिया, विलायत अली और इनायत अली बहावी आंदोलन को नेतृत्व किए थे, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके जो इफेक्ट रहेंगे, इफेक्ट कुछ नहीं रहेंगे। 1857 की क्रांति के एक वातावरण तैयार इन लोगों ने कर देगा। साथ में साथ ये धार्मिक कट्टरता वाला नहीं था, ये आधुनिकरण पे बात कर रहा था, इस्लाम धर्म आधुनिकरण पे बात कर रहा था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन बिहार के स्पेशल दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3-4 फैक्ट ध्यान रखना है कि बहाव नाम के कोई व्यक्ति थे जिसने आंदोलन की शुरुआत किए थे। इंडिया में सर सैयद अहमद बरेलवी ने नेतृत्व किए थे। पटना में पीर अली, इनायत अली, ठीक है, विलायत अली जैसे लोग इससे जुड़े थे। और इस विद्रोह ने 1857 की क्रांति में मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि कुछ लोग जो बच जाएंगे बहावी आंदोलन वाले, वो सारे के सारे 1857 की क्रांति में नेतृत्व करेंगे और अंग्रेजों के ऊपर बहुत पलड़ा भारी करेंगे। इसके अलावा बालाकोट का युद्ध, जिसमें सर सैयद अहमद बरेलवी मारे गए 1831 ईस्वी, वो डेट इंपॉर्टेंट है। इतना आपके लिए बहावी आंदोलन है, इससे बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, बहावी आंदोलन इसी में से रहेगा आपका। तो इस तरह से बहावी आंदोलन बता दिए। अब हम दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। बिहार में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको हम दिखाएं। सबसे पहले 1857 की जो क्रांति थी, ये ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए किया गया क्रांति था, क्योंकि भारत में एक पहला प्रयास था कि ब्रिटिश सत्ता को भारत से भगा देना है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा जन समर्थन नहीं मिला, जन समर्थन नहीं मिलने की वजह से यह आंदोलन तो लंबा चला है, लेकिन इसमें अंग्रेजों को सफलता मिल गई। क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय लोग थे, वो जो लड़ने वाले लोग थे अंग्रेजों के खिलाफ, खास सैनिक लोग थे और अन्य जो जमींदार लोग थे, जो कुछ लोग थे, उनको पूरा सहयोग यहाँ के मध्यम वर्ग के लोगों ने नहीं दिया, खास के बुद्धिजीवी लोगों ने नहीं दिया, जिसके कारण यह विद्रोह में असफल हो गया। लेकिन उसके बाद भारत सही मायने में गुलाम हो गया। तो चलिए अब इस विद्रोह के रीजन पे हम आते हैं। 1857 की क्रांति के आखिर रीजन क्या रहेंगे? तो पहला रीजन है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। जो ब्रिटिश सरकार ने 3 नवीन भू राजस्व बंदोबस्ती को लाया था, उस बंदोबस्ती में किसी भी प्रकार के अकाल का कंसिडरेशन नहीं किया गया था। आपदा को लेकर कोई कंसिडरेशन नहीं था, अकाल को लेकर कोई नीति नहीं लाए थे, जिसके कारण यहाँ के लोग असंतुष्ट हो गए, भूमिहीन होते गए। जो जमींदार थे वो भूमिहीन हो गए, मजदूर हो गए, उसके अंदर असंतोष हो गया। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लोग त्रस्त हो गए, वो परेशान हो गया। लगातार बेरोजगारी का दर बढ़ता गया। जितने राजे रजवाड़े थे उसका लगातार विलोपन हो गया। राजे रजवाड़े से जुड़े हुए जितने लोग थे, चाहे कलाकार हो या सैनिक हो, उन सब की छुट्टी होती चले गए। अंततः जो है
भारत में गरीबी भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इससे समाज में असंतोष की भावना बढ़ी, जमीन का भूखंडन टूटता चला गया। जमींदार में राजे रजवाड़े ये सब जो है उनकी भी हालत वाकई में खराब होते चले गए। जो बुनकर थे उनको प्रोडक्ट को कोई खरीदने वाला नहीं था। अंततः ऐसे करके बहुत रीजन है जिसको मेंस में आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी तो हम फैक्चुअल बात कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर थे 1857 की क्रांति में। अब 1857 की क्रांति को अगर बिहार के एंगल से देखिएगा तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई बिहार में 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला है, वहाँ रोहिणी क्षेत्र पड़ता है, उसी गांव से हुआ था, जिसमें 32वीं NI से हुआ था, जिसमें कि लेस्ली और अन्य सैनिक अंग्रेज अधिकारी मेजर नॉर्मल लेस्ली नाम था, उनको मार दिया था सैनिकों ने, ठीक है ना, मार दिया था। तुरंत सैनिकों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो 12 जून 1857 याद रखिएगा, देवघर जिले रोहिणी से। और धीरे धीरे पटना पहुंच गया। उसके बाद पटना में हुआ, पीर अली के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। उसके बाद इस विद्रोह को दफन करने के लिए जो है एक अफीम व्यापारी था, व्यापार के एजेंट कहा जा सकता है, वो लॉयल था, उसको मारा गया वो विद्रोह के दमन के प्रयास में। और पटना के उस समय में जो कमिश्नर थे उसका नाम था टेलर, उसने कठोर कार्रवाई किया, 16 लोगों को मृत्युदंड दे दिया था। इसके कारण जो है आंदोलन तेज हो गया बिहार में। अब बिहार में इसके बाद पटना से आगे मुजफ्फरपुर चला गया। तो देखिए 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में आंदोलन हुआ और अंग्रेज कई अधिकारियों को लोगों ने मार डाला वहाँ पे। इसके बाद देखिए दानापुर है, 25 जुलाई को दानापुर के रेजिमेंट जो है शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कोरा सिंह को अपना नेतृत्व दे दिया और वो नेतृत्व किए। और 30 जुलाई तक, अगर 30 जुलाई 1857 तक आइएगा तो ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया, क्योंकि इतना भयावह आंदोलन होता जा रहा था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो सैनिक शासन लागू कर दिया। अब इतना जानने के बाद आपको 1857 की क्रांति में बाबू कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको जानना ही जानना है। तो बाबू कुंवर सिंह जो है ये शाहाबाद जिले के खासकर जगदीशपुर गांव के एक जमींदार परिवार के रहने वाले थे, ठीक है। इनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। अब क्या किए, ये 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक जब शाहाबाद पहुंचे तो कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित कर दिए। और जब नेता घोषित कर दिए तो इसके मन में एक भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेजों से मिला जाए कि नहीं मिला जाए। चूंकि अंग्रेज एक धोखाबाजी कर चुका था, इससे पहले मौलवी अहमदुल्लाह को बुलाया और उसको जो है गिरफ्तार करवा लिया था। तो इसलिए टेलर के बुलाने के बाद बाबू कुंवर सिंह जो है टेलर से मिलने पटना नहीं आ पाए थे। इसलिए जगदीशपुर में बंदूक गोला बारूद बना लिए, उसमें 10,000 सैनिकों को इन्होंने एकत्रित कर लिया, क्योंकि इन्हें समझ गया था कि अंग्रेज जब कुछ करने आएगा तो हम लोग उस पर धावा बोल देंगे, ठीक है। और इस विद्रोह में इनके जो सहयोगी थे, भाई अमर सिंह का नाम आता है, भतीजा रथ भंजन सिंह का नाम आता है, निशान सिंह का नाम आता है, हरकिशन सिंह का नाम आता है। इसके बाद शाहाबाद के सब लोग जमींदार थे, सब साथ देते हैं। उसके बाद कुंवर सिंह देखिए सैनिक का जो नेतृत्व शुरू करते हैं वो आरा से करते हैं। कहाँ से करते हैं? आरा से करते हैं। आरा जो है ब्रिटिश सैनिकों को मुक्ति दिलाने के लिए इसने असफल प्रयास किया, लेकिन दूसरे बार आरा पर इसने अधिकार कर लिया और वहाँ का स्वयं को शासक घोषित कर दिया। फिर आरा जीतने के बाद ये 500 यूरोपियन सैनिक और हिंदुस्तानी फौजों के साथ यहाँ कैप्टन डनवर जो आदम का, इसने कैप्टन डनवर को हरा दिया। फिर जो है मेजर विंसेंट जो इलाहाबाद से आ रहा था वो भी आरा पर आक्रमण कर दिया और कुंवर सिंह के साथ इसका घमासान ही होगा। इस कुंवर सिंह की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई तो उसी समय में जगदीशपुर को गोलायुद्ध करके उसको हराता है। फिर आयर जो है पीछा करते हुए जगदीशपुर पहुंचा, जगदीशपुर पहुंचे इनके भवन में आग लगा देता है। तब बेचारा पे दमनात्मक कार्रवाई जब होता है तो कुंवर सिंह जो है यहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद सासाराम से नोखा से रोहतास चले जाते हैं, रोहतास से फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर ये मिर्जापुर जाते हैं, मिर्जापुर से फिर आगे बढ़ते हैं रीवा जाते हैं, रीवा से फिर होता है बांदा जाते हैं और बांदा जब जाते हैं वहाँ तापिया टोपे से मिलते हैं। और इसी क्रम इसका भाई कैमूर की पहाड़ी में, ठीक है ना, कैमूर की पहाड़ी अमर सिंह जो है वो आंदोलन कर रहे होते हैं, तेजी से वो आंदोलन कर रहे होते हैं। और ये बंदा जो है तापिया टोपे से मिल रहे हैं बांदा में। फिर बांदा से होते हुए कालपी जाते हैं, कालपी से होते हुए लखनऊ जाते हैं। और जब लखनऊ जाते हैं तो वहाँ के जो नवाब हैं वो इन्हें पोशाक देते हैं, हजारों रुपये देते हैं, पूरा शाही पोशाक पहनाते हैं, ठीक है ना। और इसको आजमगढ़ में एक किला में दे देते हैं, बोलते हैं वहाँ का फरमान दे दिए और किला में जाके रहते हैं। लेकिन फिर वहाँ से अयोध्या चले जाते हैं।
अयोध्या से फिर आगे कानपुर चले जाता है। ऐसे इसका रूट है। जब आप मेंस लिखेगा ना तो आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा कि बाबू कुंवर सिंह कहाँ से कहाँ चले गए। फिर 29 नवंबर 1857 ईस्वी को कानपुर में नाना साहब जो होता है कानपुर को कैप्चर कर लेता है। तो इस लड़ाई में तात्या टोपी और नाना साहब के साथ बाबू कुंवर सिंह की जो डिविजनल कमांडर थे वो होते हैं साथ में। और कानपुर के बाद क्या होता है, कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं। जब आजमगढ़ की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ कर्नल जो है मिलमेन मिलता है, कर्नल मिलमेन मिलता है, वो वहाँ पहुँचता है। और 22 मार्च 1857 को इनका लड़ाई होता है मिलमेन के साथ। और मिलमेन जो है वो हार जाता है बाबू कुंवर सिंह से। फिर कुंवर सिंह जब विजय हो जाते हैं तब ये आजमगढ़ की ओर प्रवेश करते हैं। आजमगढ़ में फिर से कर्नल डेंस अब आते हैं, ये इस पर आक्रमण कर देते हैं कर्नल डेंस, और इस बार भी वो विफल रहता है। फिर आजमगढ़ में इसको जीत मिल जाती है। तब लॉर्ड कैनिंग भी घबरा जाता है क्योंकि वह वैसराय होता है। तो उसने क्या करता है, उसने पूरा समस्त सैनिकों को इसके विरुद्ध आदेश दे देता है। और आदेश देने के बाद बोलता है इसको किसी भी हालत में इसे अंग्रेज कहता है इसको दबाओ इसके विद्रोह को, और आजमगढ़ पे छोड़ने का इसको प्लान कर देते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अब हमारे ऊपर पीछे लग गई पूरी ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश आर्मी। तो उसमें क्या करता है, आजमगढ़ पहुंच जाता है वहां से भागने का, और 2 टुकड़ी में सेना को बांट देता है। अब सेना को टुकड़ी में बांट देता है तो कुछ टुकड़ी उलझ जाता है। उसी कारण बाबू कुंवर सिंह वहां से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद लुगार्ड और फिर डगलस को कुंवर सिंह का पीछा करने के लिए भेजा जाता है। इस समय में लुगार्ड डगलस को लगता है कि जो अंग्रेज ये जो है अब इसके लिए कुछ इनामी राशि घोषित करनी होगी, क्योंकि लोग कोई इसके अगेंस्ट नहीं आ पा रहा था। तो 25,000 रुपया इनामी घोषित किया, बोला इनको जो पकड़वा देगा उस व्यक्ति को 25,000 रुपया देंगे। फिर 17 अप्रैल 1858 की कहानी है। डगलस आक्रमण करता है, कुंवर सिंह भाग निकलता है वहां से। फिर कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर चले जाते हैं। ठीक है, आजमगढ़ से भाग जाते हैं, गाजीपुर चले जाते हैं, और गाजीपुर में फिर से डगलस आक्रमण कर देता है। सोचिए इसके पीछे लगा हुआ अंग्रेज, इस बार फिर से डगलस को हरा देते हैं। और लेकिन हराने के क्रम में बाबू कुंवर सिंह क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। जब वो घायल हो जाते हैं तो गंगा क्रॉस करते हैं। उस क्रम में इनके अंदर बहुत सारा जो है घायल के कारण जो शरीर था विषाक्त होने लगा। तब इन्होंने क्या किया, एक हाथ गंगा मैया के हाथ में काट के दे दिया, कहा भैया अब हम चले, गंगा मैया का हाथ काट दिया। फिर 22 अप्रैल 1858 को जब जगदीशपुर पहुंचते हैं तो उसमें कैप्टन ली ग्रैंट, पहले से जगदीशपुर में पहुंचे हुए हैं, कैप्टन ली ग्रैंट, कुछ नाम आ गया उसको ध्यान रखिएगा, ये जगदीशपुर में पहुंचे हुए हैं। और 300 ब्रिटिश सैनिक फिर से कहते हैं अब हम करे तो करेगा, ये तो ऑलरेडी घायल थे, एक हाथ इसने काट दिए थे। फिर भी 300 ब्रिटिश सैनिकों में से 20-30 ही बच पाए थे, सबको मार डाला इन्होंने। 280 या 270 सैनिकों को इसने मार डाला। और मारने के बाद ये उनकी अंतिम जो है तरह से लड़ाई थी। और इसके 3 दिन बाद यानी कि आप कह सकते हैं कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनके उत्साह को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि ये 80 वर्ष की हड्डी में, 80 वर्ष की हड्डी में जगा जोश पुराना था, जगा जोश पुराना था। सब कहते हैं कि कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, ऐसे कहावत लोग करने लगा इनके बारे में। और कुंवर सिंह का खुद का एक स्टेटमेंट है, बोले थे मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है। तो इस तरह से बाबू कुंवर सिंह का अंत हो जाता है 26 अप्रैल 1858 को। इसलिए बिहार में इनके योगदान को आप भूल नहीं सकते हैं। अब इनका भाई का भी योगदान था, इनके भाई जी का भी योगदान था। तो भाई जो 1859 में नेपाल जाने के क्रम में अमर सिंह जो है वो वहाँ नेपाल के महाराजा के साथ विश्वासघात करता है, अंग्रेजी सेना इसको गिरफ्तार कर लेती है। और इस बंदे का 1860 ईस्वी में डायरिया की बीमारी से गोरखपुर में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब सरकार क्या करती है, 23 अप्रैल को अंग्रेजों पर विजय प्राप्त करने के कारण इस तिथि को कुंवर सिंह का दिवस तिथि घोषित किया गया है बिहार में। तो ये कुछ फैक्ट के साथ मैंने आपके सामने रखा 1857 की क्रांति को। अब कुछ कारण आपके दिमाग में आएगा, असफल क्यों हुआ? सिंपल है, कोई भी विद्रोह सफल होगा क्यों, नेतृत्वकर्ता कमजोर होगा तो असफल हो जाएगा। इसके पास रिसोर्स अंग्रेजों की तुलना में काफी कम था, यानी भारतीय की कमजोरी ब्रिटिश की मजबूती ने 1857 की क्रांति में भारतीयों को पस्त कर दिया। तो इसलिए इसके पास कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है कि नहीं, सपोर्टिव रूप से कमजोर है, हर कोई तो सपोर्ट करने रहा है, जो जमींदार थे वो नहीं पूरी तरह सपोर्ट किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए
तो इसके पास तकनीकी रूप से भी कमजोर था, संचार के दृष्टिकोण से कमजोर था, कम्युनिकेशन के दृष्टि से कमजोर था, सभी वर्ग का सहयोग नहीं मिला, तो सफल होगा कैसे, असफल होगा। अब इसके परिणाम में आइएगा तो परिणाम बहुत सारा रहा था। अंग्रेज अब सतर्क हो गया, उसको लगा कि अब जब तक हम फूट डालो राज करो नहीं करेंगे, नहीं होगा। फूट डालने का बात यही शुरू किया, हिंदू मुस्लिम को फोड़ दिया, तो इसमें जो है क्लास बना दिया, क्लास 1 2 3, वो हिसाब से भी बांटने लगा लोगों को। उसके बाद सैन्य में सुधार भी करना पड़ा 57 क्रांति के बाद। जो पील आयोग पढ़े थे आप, पील आयोग के कारण इशू बनाया गया था कि सेना में सुधार, तो सेना में सुधार अब बोल दिया, बोला भारतीय सैनिक ज़्यादा नहीं होगा, फिर जो भी है जो ऊंचे पद पे होंगे वो अंग्रेज सेना होंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ भी पील आयोग में तो वो बना, तो इसे भी परिणाम कह सकते हैं। राष्ट्रीय भावना का उदय भी कहीं के एक परिणाम है। फिर अंग्रेजों ने समाज सुधार जो कार्यक्रम कराए थे उससे भी 1857 की क्रांति हो गई थी, तो उसको मना कर देता है, तो ये हो गया। इस विद्रोह में जो है व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का कंसेप्ट आता है उभर के। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी बोले इसका मतलब हुआ कि नस्ल भेद करेगा अंग्रेज। वो खुद जिस बोगी में बैठेगा अपने एक क्लास का व्यक्ति कहेगा ये क्लास की सीटें फुल, अंग्रेज कर लेता था। अब भारतीय लोग ये पार्क ही है, तो पार्क में अंग्रेज लोग जिस तरह से सुविधा भी यूज करता था उसे भारतीय को नहीं मिल रहा था, तो दोयम दर्जे की तरह इसको पेश कर रहा था। तो कुल मिला करके अगर मैं ये कहूँ तो आज हम लोग 2 टॉपिक को पढ़ तो जरूर लिए। इस दोनों से क्वेश्चन बनता है, बाबू कुंवर सिंह का योगदान बिहार 57 क्रांति में, ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन देगा इजीली सोच पाइएगा। और जो बहावी आंदोलन दिए दोनों मिला करके पढ़िएगा तो काफ़ी तैयार होगा। अब इसके साथ हम अपने सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद।